Okay, so we were discussing commercial papers. Now let's discuss something called the federal funds, FED funds. Okay, federal funds. What are they? Well, in simple terms, what federal funds are, एक शॉर्ट टर्म लोन है बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फॉर एग्जांपल फेडरल रिजर्व के पास एक्चुअली ना बैंक्स के, ये अब फेडरल रिजर्व यहाँ बात करें क्योंकि हम यूएस की बात कर रहे हैं. बेसिकली स्टेट बैंक के पास एक्चुअली बैंक्स का रिजर्व होता है. ठीक है, बैंक्स ने रिजर्व पैसे रखवाए होते हैं. अब होता यह है कि बैंक जब यूज कर रहे होते हैं तो किसी दिन किसी बैंक का रिजर्व लेट सपोज कम हो गया है, या एक दिन के लिए बैंक का रिजर्व कम है. जब जिस बैंक का रिजर्व कम है, एक बंदे का रिजर्व है, लेट सपोज आप में से मिस्टर ए का रिजर्व जो है, बैंक ए का रिजर्व जो है वो कम होके लेट सपोज हो गया है $1 बिलियन, और जो बैंक बी है उसके रिजर्व जो हैं वो बढ़ के तकरीबन $10 बिलियन हो चुके हैं. अब एक्चुअल स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट है $5 बिलियन. तो क्या करेंगे वो जो एक जिस बैंक ए है वो स्टेट फेडरल रिजर्व से, फेडरल बैंक से बेसिकली बोरो करेगा, स्टेट बैंक से बोरो करेगा पैसे, जिसे हम कहते हैं ओवरनाइट. ठीक है, क्योंकि इसका रेट भी जिसे हम कहते हैं ओवरनाइट रेट क्या है आज का. तो ओवरनाइट रेट होता है कि जी एक दिन के लिए ये लोन लिया जा रहा है, एक दिन के लिए ये पैसे फेडरल रिजर्व आपको दे रहा है. तो वो ओवरनाइट का उसका रेट होता है, उसका इंटरेस्ट चार्ज होता है. तो फेडरल रिजर्व जिसके पास ज्यादा है उसके पास, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 5 बिलियन ज्यादा है, तो उसमें से 4 बिलियन इसको शिफ्ट कर देगा एज अ ओवरनाइट लोन, सिंगल नाइट के लिए, या बेसिकली एक दिन के लिए जो लोन होता है ये वो होता है. क्योंकि अगले दिन फिर ट्रांजेक्शन होंगी, फिर बैलेंस डिफरेंट हो जाएगा. सो समथिंग लाइक दैट. मूविंग ऑन, रेपोज. अच्छा, ये रेपोज के ऊपर लास्ट टाइम भी डिस्कशन हुई थी. रीपर्चेज एग्रीमेंट, अब ये होता क्या है, इसको मैंने सोचा कि जरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि रीपर्चेज एग्रीमेंट है क्या. दिस इज बेसिकली, यू कैन से, sort of a secured loan, you can say. ये एक ऐसा बेसिकली लोन है जिसके अगेंस्ट आपने कोई सिक्योरिटी रखवाई है, इसीलिए इसको हम रेपो कहते हैं. सेल एंड रीपर्चेज, बेसिकली रीपर्चेज एग्रीमेंट है. तो इसकी जो डेफिनेशन उसके अंदर, आप पहले इसको सेल कर देते हैं और फिर इसको रीपर्चेज कर रहे होते हैं. यू सेल अ सिक्योरिटी वन पार्टी टू अनदर विद अ प्रॉमिस बाय द सेलर टू रीपर्चेज इट एट अ लेटर डेट. ठीक है, अब इसको सेल और रीपर्चेज क्यों कहते हैं, क्योंकि रेपो के अंदर आप करते ये हैं कि आप एक लोन लेने जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि जी ठीक है हम आपको लोन देंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट आप हमारे पास रखवाएंगे क्या, सिक्योरिटी क्या होगी, गारंटी क्या होगी. तो वो जो सिक्योरिटी आप रखवाते हैं बेसिकली उसको हम सेल कर रहे होते हैं. तो वो क्या होता है कि वो एग्रीमेंट इस तरह का है कि जिसके अंदर जो चीज आप उनके पास रखवाने जा रहे हैं, तो आपने 1 किलो गोल्ड रखवा दिया और पैसे ले लिए. ठीक है, अब वो बेसिकली सेल हो गया, लेकिन इसके साथ एक एग्रीमेंट हो गया रीपर्चेज का, कि यही जो आपने उसको सेल किया आज और उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए, यही आप इस प्राइस के अंदर इतना रीपर्चेज कर लेंगे इस डेट को. टाइम भी तय होगा कि आज सेल हो रहा है, इतने अरसे बाद परचेज किया जाएगा इस डेट को, इतना इसके ऊपर जो है वो प्राइस डिफरेंस के बेचा कितने में गया और खरीदा कितने में, वो जो डिफरेंस है वो इसका रिटर्न होगा. सिमिलरली टाइम पीरियड और ये सब कुछ तय होगा, और वो आपको फिर उस टाइम पीरियड के ऊपर वो रिटर्न करेगा और आप उससे उसको परचेज बैक कर लेंगे. बेसिकली लोन है, लेकिन जिसके अंदर आप आज उसको सिक्योरिटी जो है वो सेल कर देते हैं और उसके साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि ये सिक्योरिटी आप वापस खरीदेंगे आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स. तो वो इसको हम इसीलिए इसको हम रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं, बिकॉज यू सेल इट एंड यू देन रीपर्चेज इट. ठीक है, इन अदर वर्ड इसको आप एक सिक्योर्ड लोन कह सकते हैं कि क्योंकि उसके पीछे कोई सिक्योरिटी आपने जमा करवाई है. दैट इज अ रीपर्चेज एग्रीमेंट. ओके, नेगोशिएबल सीडीज. ओके, सीडी मैं आपको बता चुका हूँ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है. नेगोशिएबल, अगेन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बेसिकली सर्टिफिकेट मींस एक कागज का टुकड़ा, जैसे एक सर्टिफिकेट होता है, एक पीस ऑफ सर्टिफिकेट जो डिपॉजिट के तरह के आपने इतने पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं. अब द इंपॉर्टेंट थिंग इज नेगोशिएबल. द वर्ड नेगोशिएबल टेल्स यू दैट दिस इज अ ट्रांसफरेबल थिंग, कि टाइटल ट्रांसफर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो टू द मार्केट, यू कैन सेल इट, और उसके अंदर जो नेगोशिएट कर सकते हैं आप प्राइस को भी, कि मैं इतने में बेचूंगा, कोई कहेगा नहीं मैं इतने में खरीदूंगा. तो नेगोशिएबल जो है ये वहां से आ रहा है कि प्राइस नेगोशिएट हो सकती है इसकी. ठीक है, वो क्यों ना, क्योंकि डेफिनेटली जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर कुछ ना कुछ रिटर्न आना है. अब वो रिटर्न आज तो नहीं आया और टाइम भी पूरा नहीं हुआ अभी, तो टाइम रहता है जब आप मार्केट में बेचेंगे तो नेगोशिएट होगी उसकी प्राइस, आपको वही नहीं मिलेगी जो उसका रिटर्न मिलने के बाद मिलेगी, क्योंकि अभी तो टाइम रहता है उसके अंदर, और वो टाइम जो वेट करना है वो दूसरे बंदे ने करना है क्योंकि आप इसको बेचने जा रहे हैं. That is why negotiable certificate of deposit. ठीक है, I hope this would better clarify these concepts. Okay, MMMF, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये हमने लास्ट टाइम आई थिंक डिस्कस नहीं किया था.
तो कुछ मैंने एक्चुअली ये सारे की एक लिस्ट डाउन कर लिए थे कि कौन से रह भी गए हैं, तो ये भी इसमें ऐड हो गया। व्हाट इज अ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड? अब एक मजे की चीज, ये सिक्योरिटी नहीं है, इसी वजह से शायद ये इस लिस्ट के अंदर भी नहीं लिस्टेड। म्यूचुअल फंड क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बाय इटसेल्फ। यू सी, म्यूचुअल फंड जब बन जाता है तो वो म्यूचुअल फंड बन गया ना, अब वो एक बेसिकली म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और इस वजह से शायद इस लिस्ट के अंदर इसको कोट नहीं किया गया, लेकिन अगेन इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसके शेयर्स ही लिए जाते हैं, इसी के भी तो शेयर ही परचेज किए जाते हैं ना, चाहे मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड है। अब मनी मार्केट म्यूचुअल फंड या कैपिटल मार्केट में ये भी एक्सप्लेन कर दूं। कैपिटल मार्केट वाला जो इसके अंदर कॉमन स्टॉक के अंदर ये कॉर्पोरेट स्टॉक जैसे ये लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट स्टॉक, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है, साथ में और भी डिफरेंट टाइप्स की बॉन्ड्स में की गई है, ट्रेजरी बॉन्ड्स में की गई है, और चीजों में की गई है, तो वो क्या उसमें मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन मनी मार्केट के शॉर्ट टर्म होते हैं, और ये यूजुअली लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आम जो होता है वो डील कर रहा होता है, इसलिए उसमें ये नहीं होते, ठीक है। एक मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, इसके अंदर यही सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो होंगी चीजें होंगी, जो बार बार रीपरचेज करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, और आप जब इसका शेयर खरीदेंगे तो आपका इनमें से जो भी पोर्टफोलियो बना होगा उसका एक चंक आपको मिल जाएगा, और जो उसका रिटर्न है वो आपको मिल जाएगा, और जो मैनेज कर रहे हैं उनको उनकी फीस मिल जाएगी। जब आप कैपिटल मार्केट वाला म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको, क्योंकि कैपिटल मार्केट का म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसको ओवर द टाइम सर्टन उसकी होती हैं उसकी कंडीशंस के जी, इस तरह से इसको देखा जाएगा, इतनी बार इसको साल बाद या इतने अरसे बाद इसको रिव्यू किया जाएगा पोर्टफोलियो को, और जो उसका रिटर्न होगा वो उस हिसाब से आपको दे दिया जाता है। ओके, एक और कॉन्सेप्ट है द यूरो डॉलर डिपॉजिट। ओके, now what is a euro dollar deposit, ठीक है। how do I explain? Okay, so basically ये है, ये कुछ भी हो सकता है, ये यूरो, फॉर एग्जांपल ये यूरो यूरो डिपॉजिट हो सकता है, ये लेकिन दैट वुड मेक नो सेंस ना, वो मैं आपको जरा अभी समझा देता हूँ कैसे होता है ये। अब जो है उस हिसाब से ये यूरो पाउंड डिपॉजिट हो सकता है, ये यूरो येन डिपॉजिट हो सकता है, ये इवन कोई ये यूरो पाकिस्तानी रुपीस डिपॉजिट भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली जो करेंसी है, बेसिकली जहां पर जैसे यूरो डॉलर मैं आपको बता रहा हूँ डिपॉजिट का, तो जो डॉलर्स हैं वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर कहीं पर डिपॉजिट हुए हैं, इसलिए इसको यूरो डॉलर डिपॉजिट कहा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से यूरोस को अगर यूरोप के बाहर कहीं पर डिपॉजिट है तो यूरो यूरो डिपॉजिट्स हो जाएंगे। इसी तरह से येन को, जापानीज येन को अगर जापान के बाहर किसी भी कंट्री के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा तो वो यूरो येन डिपॉजिट हो जाएगा। सो यू गेट द पॉइंट कि एक करेंसी को उस कंट्री की जगह किसी और जगह पर जब डिपॉजिट करते हैं वो यूरो पर्टिकुलर दैट करेंसी डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली कमर्शियल लोन। ओके, अब कमर्शियल लोन क्या होता है? कमर्शियल लोन वो लोन है जो कमर्शियल बैंक्स करते हैं फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है। दे आर नॉट यूजली फॉर पर्सनल एक्टिविटीज, ये कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए लोन होता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस करने के लिए लोन दे दिया, ठीक है। इसी तरह से किसी बिजनेस को कोई नया प्लांट लगाने के लिए, कोई और एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो लोन होगा वो कमर्शियल लोन होगा, ये रेजिडेंशियल या उस तरह का लोन नहीं होगा, ठीक है। इसके इसीलिए मैं इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा वो है मॉर्टगेजेस का। ये देखें ना, ये आ गया आपका यहाँ, अच्छा वैसे ये भी डिस्कस नहीं किया उन्होंने, ये रहा बैंक एंड कंज्यूमर, ये तो कंज्यूमर लोन है, कमर्शियल लोन भी इसका एक पार्ट होता है, ठीक है। इसी तरह से मॉर्टगेजेस आ गई, ये इसीलिए बैंक और कंज्यूमर लोन सेपरेट है, मॉर्टगेजेस सेपरेट है। वाई? ओके, पहले तो मैं मॉर्गेज भी क्लियर कर दूं आपको फिर, क्योंकि वो जो कमर्शियल लोन है वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है, इसलिए वो कमर्शियल लोन कहलाता है। मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन बेसिकली वो लोन है जिसके बैक पे आपने कोई रियल इस्टेट एज अ सिक्योरिटी जमा करवाया हुआ हो, या बेसिकली उसको प्लेज करवाया हुआ हो, ठीक है। दैट वुड बी अ मॉर्गेज। अब मॉर्गेजेस में आपको पहले भी बता चुके हैं, इसको आप यूज कहां करते हैं, दैट इज योर हेडेक, दैट इज योर पर्पस। आप पर्सनल, आप चाहें जी इससे अपना घर प्लेज करवाएं, और जो लोन ले उससे जाकर एक फॉरेन टूर कराएं, जी बस मेरा दिल करे आज मैंने फॉरेन टूर पे जाना अपनी फैमिली के साथ, आप जाकर कोई चीज परचेज कर ले, आप जो चाहे जैसे मर्जी यूज करें, दैट्स अप टू यू। उसको मॉर्गेज इसलिए कहा जाता है कि उसकी बैक के ऊपर कोई रियल एस्टेट आपने प्लेज करवाई है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो घर खरीदने के लिए हो हमेशा, क्योंकि उसकी बैक पे कोई ना कोई रियल एस्टेट का एसेट जो है वो प्लेज हुआ हुआ है, ठीक है। आमतौर पे इसको मॉर्गेज, इसलिए मॉर्गेज को घर के साथ एसोसिएट किया जाता है कि आप जो घर खरीद रहे होते हैं उसी को मॉर्गेज करवा लेते हैं कि जी यही प्रॉपर्टी जो हम खरीदने जा रहे हैं इसके लिए हमने ये डिपॉजिट भी पे कर दी है, तो ये हम मॉर्गेज कर रहे हैं कि कल को अगर आपको हम पैसे ना दें तो आप घर प्लेज करके ले जाए अपने साथ, अपने जो घर है उसको बेच दें, ठीक है। तो दैट इज वाई। लेकिन आमतौर पे मॉर्गेज वो होगा जिसकी बैक पे कोई रियल एस्टेट होगी,
एज अ सिक्योरिटी। मूवेबल एसेट नहीं हो सकता, रियल एस्टेट के अलावा कोई एसेट नहीं हो सकता, ठीक है। अदरवाइज इट वोंट बी अ मॉर्गेज। वो लोन बन सकता है, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, ये बैंक जो कंज्यूमर लोन है ये बन सकता है, लेकिन वो मॉर्गेज नहीं हो, क्योंकि रियल एस्टेट उसकी बैकिंग पे नहीं है। अच्छा, सिमिलरली हमने जो डिस्कस किया था म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अब म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये गवर्नमेंट म्यूनिसिपल, यू नो व्हाट इज अ म्यूनिसिपलिटी, ओके। सो म्यूनिसिपल जो होता है वो गवर्नमेंट नहीं होती, वो स्टेट नहीं होती, वो एक स्टेट के अंदर उसका इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी बॉन्ड्स इश्यू कर सकते हैं। तो इस तरह म्यूनिसिपलिटी जो होती है, म्यूनिसिपल जो है वो अपने बॉन्ड्स इश्यू कर देते हैं। क्यों? उन्होंने कोई लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस करवाना है अपना, उन्होंने कोई नई मशीनरीज, कोई इक्विपमेंट से अपनी कोई भी डेवलपमेंट करनी है, कोई रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए, और उन्होंने ये, उन्हें पता कि ओवर द इयर्स हम इसको रीपे कर सकेंगे, तो वो उस हिसाब से बॉन्ड इशू कर देते हैं और पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और उससे नया प्रोजेक्ट लगा लेते हैं, और ओवर द ईयर उस प्रोजेक्ट से जो इनकम आ रही होती है उससे वो बॉन्ड्स को रीपे कर देते हैं। ये होने को शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली 1 ईयर से अबव का ही होता है, और 1 to 10 ईयर्स की रेंज के अंदर। शॉर्ट टर्म क्योंकि उनको कोई बेनिफिट नहीं है ना शॉर्ट टर्म का इसका, इसलिए 1 to 10 ईयर्स की रेंज के अंदर ये यूजुअली होता है कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का हो सकता है, और बेसिकली 10 ईयर तक का हो सकता है। बड़ा प्रोजेक्ट है तो 10 ईयर्स का भी हो सकता है। जो 1 2 3 ईयर, ये कोई मशीनरी लेनी है, कोई गार्बेज ट्रक लेना है, या इस तरह की कुछ चीज लेनी, कुछ छोटी चीजें लेनी है, उसके लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए जा सकते हैं कि जी 100 गार्बेज ट्रक लेने, तो वो थोड़े टाइम के लिए, कि उसने अपनी एक लाइफ के अंदर अपना टाइम पूरा कर देना है, डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज हो जानी है। इसी तरह से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कंपनीज बॉन्ड इशू करती हैं, ठीक है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ अब ये ऐसी चीजें जो इसके अंदर नहीं डिस्कस हुई है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी एसेट्स होंगी जो आगे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, होंगे। एक होता है एजेंसी बॉन्ड्स। अब ये कुछ कंट्रीज में अक्सर ये यूज होते हैं। ये जो है बेसिकली फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए हो सकते हैं। गवर्नमेंट बेसिकली ये बॉन्ड इशू करती है कि पैसे रेज किए जाएं जो कि एग्रीकल्चर के लिए लोन के लिए दे दिए जाएं, या कोई पर्सनल किसी ने रहने के लिए घर लेना है तो उसके लिए दे दिए जाएं। तो वाई कि ये बेसिकली एग्रीकल्चर लोन उनके गरीब लोगों को दिया जाए कि वो एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट कर सकें, अपना मतलब अपने खेत पे फार्मिंग कर सकें, फर्टिलाइजर यूज कर सकें, पेस्टिसाइड यूज करें, उनकी फसल अच्छी हो। और इसके अगेंस्ट प्लेजिंग, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही होती है आमतौर पर ये, तो प्लेजिंग के लिए वही फसल जो उसके ऊपर उगेगी वो प्लेज कर ली जाती है। बहुत थोड़ा कुछ, मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती और बड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं। इसी तरह से यू कैन से कि घर के लिए, पर्सनल घर के लिए। अब ये उसके लिए नहीं है कि जहां पर किसी ने, जी किसी के 6 घर हैं, उसने 5 प्लेज करा के और 5 ले लिए और 6 ले लिए। नो, ये उनके लिए है जो कि जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई नए नए लोग हैं, नई नई किसी की शादी हुई है, एक बंदे की जॉब है, कुछ छोटा घर उनको जरूरत है उनकी, तो उनके लिए वो इस तरह के लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू उनको मिल जाते हैं, और ये इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट इसको बॉन्ड से फाइनेंस कर रही होती है बेसिकली। तो ये उस केस के अंदर यूज होते हैं कि किसी को पर्सनल जरूरत है लोन्स की, या किसी तरह के फार्मिंग के हो सकते हैं, डिफरेंट लोन हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो एजेंसी बॉन्ड्स के थ्रू फाइनेंस हो रहे होंगे। देन कम्स इन लीजेस, या लीजेस बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की, क्योंकि लीजेस होती हैं, फार्मिंग के लिए ले सकते हैं आप, कमर्शियल ले सकते हैं, इक्विपमेंट के लिए ले सकते हैं, किसी भी चीज को लीज करवा सकते हैं आप, कोई भी बेसिकली जो एसेट है उसको लीज। इसका टाइम पीरियड भी डिफरेंट होगा, कुछ छोटी चीज होगी, भी कोई एक रेडी लगाना चाहता है उसके लिए उसको कुछ मशीनें चाहिए एक दो छोटी छोटी, तो उसकी लीज 3 4 5 महीने की भी हो सकती है, उसके खर्चा पूरा हो जाना है। कोई बंदा एक गाड़ी लेना चाहता है तो उसकी लीज डेफिनेटली 4 5 साल की भी हो सकती है, तो ट्रक ले सकता है, कोई कुछ भी ले सकते हैं हम लीज के ऊपर, कोई इक्विपमेंट, मशीनरी, बेसिकली एनीथिंग कुड बी लीज्ड। यहां तक के कई एयरलाइंस के जो प्लेन्स होते हैं, जो जहाज वो उड़ा रही होती है, वो लीज के ऊपर होते हैं, और वो प्रेफर करते हैं कि लीज पे ही हमें सस्ता पड़ेगा। इसी तरह से, क्योंकि ये लीजिंग एक बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बाकायदा एक अच्छा खासा बिजनेस है लीजिंग का। फाइनेंशियल बेसिकली जितने भी बिजनेस इनके अंदर प्रॉफिट बहुत है, लेकिन अगेन अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर इसको देखते हैं तो फिर इसके अंदर इंटरेस्ट वाला मामला आ जाता है, तो वो एक एक इशू है, दैट इज अ ड्रॉबैक। अदरवाइज फाइनेंशियल बिजनेसेस के अंदर प्रॉफिट का चांस बड़ा अच्छा होता है बाकायदा। प्रेफर्ड स्टॉक, ओके। सो एक और जो चीज के अंदर आ जाती है वो प्रेफर्ड स्टॉक, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कॉर्पोरेट स्टॉक, इसके अंदर प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक दोनों ही है। तो प्रेफर्ड स्टॉक, उसके बाद एक और ऑप्शन जो है वो आखिरी जो है कॉर्पोरेट स्टॉक, जो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये कॉमन स्टॉक जिसे हम कहते हैं। प्रेफर्ड वो होता है जिसके ऊपर बेसिकली रिटर्न देना ही देना होता है, एक फिक्स परसेंटेज होती है, ठीक है, और सबसे पहले पेमेंट इनको की जाती है, बेसिकली एक लोन की ही टाइप समझी जाती है, ठीक है, और इनको वोटिंग राइट भी नहीं होता।
और कॉमन स्टॉक यू नो कि इनका वोटिंग राइट होता है, इनको लोन में इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो ये मैंने एक बार एक्सप्लेन करने थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर टॉपिक फॉर टुडे। अगर पिछले टॉपिक में से कुछ समझ ना आए हो, यू कैन स्टिल आस्क मी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन इवन योर ग्रुप और ऑन योर गूगल क्लासेस। So today what we are going to discuss is interest rates and security valuation. Okay, what is a coupon interest rate? Okay, for example मैं आपको ये बता भी दूं कूपन रेट या कूपन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है वो एक पीस ऑफ पेपर है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पीस ऑफ पेपर, ये बॉन्ड सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आप इसको एज्यूम करें। अब इसके ऊपर सब कुछ लिखा होगा, उसकी जो फेस वैल्यू है कि कितने का है ये बॉन्ड, इसका कूपन रेट क्या है, कि मतलब कितने परसेंट रिटर्न या इंटरेस्ट देगा ये आपको ओवर द ईयर, हर साल, मतलब ये कितने परसेंट, कितनी इसकी लाइफ है, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, वट एवर दिस लाइफ इज। इस तरह से उसकी मेच्योरिटी कब होनी है, और ये सारा कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है। इश्यूअर कौन है एंड एवरीथिंग, एक स्टेप का सर्टिफिकेट होता है। तो कूपन इंटरेस्ट रेट एक उसका फीचर है जो उसके ऊपर होता है। ये बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट है जो आपको एनुअली पे करेगा वो पर्टिकुलर बॉन्ड या सिक्योरिटी, ठीक है। सो इंटरेस्ट रेट यूज्ड टू कैलकुलेट द एनुअल कैश फ्लो दैट बॉन्ड इशूअर प्रॉमिसेस टू पे द बोरो बॉन्ड होल्डर, ठीक है। तो उसने बड़ा डिटेल में डिफाइन किया, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा दिया कि जो इंटरेस्ट आपको एनुअली मिलना है ऑन अ बॉन्ड, वो आपका कूपन इंटरेस्ट रेट होता है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम लास्ट लेक्चर के अंदर काफी थॉरली डिस्कस कर चुके हैं, आपके लिए मैं दोबारा एक बार डिस्कस कर लेता हूं। ये वो रिटर्न का रेट है जो इन्वेस्टर डिमांड करता है टू इन्वेस्ट इन अ सिक्योरिटी, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल जरा ना आसान वर्ड्स में दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास लेट्स सपोज इनहेरिटेंस से या कहीं से भी मेरे पास, या कोई मेरी सैलरी में से कोई या बोनस वगैरह मुझे मिला, मुझे जी 5-6 लाख रुपए मिल गए, ठीक है। अब मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। अब मैं ये पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने कहा कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड ले सकता हूँ, कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। इसी तरह से मैं बैंक में ये पैसे रख सकता हूँ, बैंक में रखूंगा, बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट देगा। अब अगर इसको मैं किसी कंपनी में या कहीं और इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो मैं उसको एक सर्टन रिक्वायर्ड एक रिटर्न मांगूंगा, ठीक है। मतलब कि मुझे बैंक से इतना तो मिल ही जाना था, आप इसके ओवर एंड अबव क्या दें, क्योंकि आपका बिजनेस रिस्की है, तो अपने रिस्क के हिसाब से उसके ऊपर रिस्क प्रीमियम भी दें मुझे। सो बेसिकली अगर मैं बैंक में रखता हूं या गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो ये रिस्क फ्री रेट के ऊपर होगा, क्योंकि बैंक भी अगर डिफॉल्ट भी कर जाएगा तो सबसे पहले पेमेंट मुझे मेरी अमाउंट की जाएगी। तो बाकी उनके शेयर होल्डर्स को कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो ये भी काफी सिक्योर होता है। और गवर्नमेंट वाला तो बिल्कुल सिक्योर होता है। गवर्नमेंट के सिक्योर होने की वजह ये है कि एक उसके पास टैक्स कलेक्शन का राइट है, और दूसरा गवर्नमेंट मिंट को ऑन करती है। मिंट गवर्नमेंट की है ना, जितने मर्जी नोट छाप के आपको पेमेंट कर दे, मतलब मिंट तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट नोट नए छापे आपको पेमेंट कर दे। इसी तरह से अगर ये तो क्योंकि एक कॉन्सेप्ट वैसे इलस्ट्रेट करने के लिए, लेकिन इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये कि गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन का राइट है, अगले साल उसने टैक्स कलेक्शन आपको फिर पेमेंट कर सकती है। उसको इनकम आती रहनी है, रेवेन्यू कहीं ना कहीं से किसी न किसी सोर्स से आता रहता होता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट्स बड़ी सिक्योर होती हैं, गवर्नमेंट्स बड़ी इसलिए सॉवरेन गारंटी एक बड़ी चीज होती है। सो गवर्नमेंट वाले के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, इन्फ्लेशन प्रीमियम। मैंने जैसे आपको बताया था कि जी आपका जो बेसिक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो जो आपने कहा कि जी मैं 1 साल स्पेंडिंग डिले कर रहा हूं, उसके अगेंस्ट मुझे कुछ दो। मैं भी तो 1 साल उससे यूटिलिटी यूज नहीं कर रहा, उसको यूज नहीं कर रहा, उससे यूटिलिटी डिराइव नहीं कर रहा, उसका फायदा नहीं उठा रहा, तो उसके अगेंस्ट मुझे कुछ दिया जाए। फिर आपने कहा कि जी मुझे ठीक है ये तो दे रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन हो जाएगी इस दौरान, तो इन्फ्लेशन प्रीमियम भी दिया जाए। जब ये दोनों चीजें इसके अंदर मिल जाती हैं, रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम, ये आपका बन जाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो रेट है जो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। और तकरीबन बैंक में रखे हुए वैसे भी रिस्क फ्री ही समझे जाते हैं तकरीबन, ठीक है। तो इसके करीब ही होगा बेसिकली बैंक में रखे हुए पैसों के ऊपर भी रिटर्न। अब जब मैं ये पैसे इन्वेस्ट करने जाता हूँ किसी सिक्योरिटी, किसी और बॉन्ड में, किसी और सिक्योरिटी के अंदर, किसी और शेयर वगैरह के अंदर, या किसी और के बॉन्ड्स के अंदर, प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स हैं, तो वहां मैं उनसे कहूंगा जी मुझे इसके ऊपर आप कोई रिस्क प्रीमियम भी दे, क्योंकि आपकी बिजनेस में रिस्क है, मुझे रिस्क प्रीमियम भी दे। वो जब रिस्क प्रीमियम भी इसमें ऐड हो जाएगा रिस्क फ्री रेट के अंदर, तो ये आपका बन जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रिटर्न है जो एक इन्वेस्टर मांगता है कि मैं अपने पैसे अगर आपके कंपनी के अंदर, आपके बॉन्ड में या आपके शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, तो मुझे इतना रिटर्न मिनिमम मिलेगा तो मैं करूंगा, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल बैंक मुझे दे रहा था 7%,
मैंने एक जगह देखा जी, वो कह रहे हैं जी आपको हमारे बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पे 10% मिलेगा। जैसे कि आपको, अगर आप सबने ये नोटिस किया हो या आपकी लाइफ में ये आपने देखा हुआ हो, आप यू गाइस वुड हैव बीन यंगर देन, एक एंग्रो वालों ने लॉन्च किया था नया पैसा या नया रुपया टाइप का कुछ करके बॉन्ड्स। इसके ऊपर इन्होंने उस टाइम पे 10 या 11% रिटर्न ऑफर किया था, जबकि तब मार्केट के अंदर 5-6%, 7% चल रहा था मैक्स। तो लोगों ने बड़ा इसके अंदर थॉरली इन्वेस्ट किया था। तो कंपनीज करती हैं ये, उनको ऊपर देना पड़ता है क्योंकि रिस्क प्रीमियम होता है वो आपका। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर एक इन्वेस्टर का था तब भी अगर 7% मार्केट में मिल रहा है बैंक से, तो वो तो कहेगा जी मुझे 9 या 10% दे दे, आई एम हैप्पी। तो 10% 11% जहां मिल रहा है तो ही विल बी वेरी हैप्पी टू इन्वेस्ट। ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली वो रेट है जो एक इन्वेस्टर डिमांड करता है टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, कि मुझे इतना दोगे तो मैं सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। So what is the required rate of return? It is the interest rate an investor should receive on a security given its risk requirement rate of given its risk. Required rate of return is used to calculate the fair present value of a security. अब ये वही रिटर्न का, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये वही रेट है जिसके ऊपर हम कन्वर्ट करते, जिसके ऊपर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हम बॉन्ड के ऊपर दी हुई कूपन रेट के ऊपर नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि वो तो उसका इंटरेस्ट है जो वो देगा बॉन्ड। हम इसको कैलकुलेट करते हैं ऑन आवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, उसके हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है। तो वो जो प्रेजेंट वैल्यू बनती होती है वो यूजुअली हम उसके हिसाब से अपनी डिसीजन कर रहे होते हैं। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न का रेट है जिसके ऊपर हम उसकी चीजों की वैल्यू को, प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं। ओके, देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब ये वो रिटर्न का रेट है जो कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो उसको मिलेगा ऑन अ सिक्योरिटी। ठीक है, इट इज द इंटरेस्ट रेट एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स टू रिसीव ऑन अ सिक्योरिटी if he or she buys the security at its current market price, receives all expected payments and sells the security at the end of his or her investment horizon. ठीक है, अब ये वो रेट है जो उसने कैलकुलेट किया हुआ है कि जी मुझे इतना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है कि मैं आज सिक्योरिटी खरीदूं, उसकी पूरी लाइफ की, उसकी मेच्योरिटी तक उसको रखूं, उसके ऊपर जो रिटर्न है वो मुझे सारे के सारे मिले, और फिर मेच्योरिटी पे मैं उसको मैच्योर करवा के अपने पैसे ले लूं। दैट वुड बी द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो उसने आज कैलकुलेट करेगी, ये मुझे इसके ऊपर रफली मिल जाएगा। देन कम्स इन द रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये वो है जो उसको एक्चुअली मिला। ठीक है, द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट अर्न्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट इन अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, realized rate of return is a historical ex post measure of the interest rate, कि मतलब ये हो चुका है, ये रियलाइज हो चुका है, आपको पता चला कि इतना रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिला है। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके, इन्वेस्टर इंटरेस्ट रेट एन इन्वेस्टर शुड receive on a security given its risk, that is your R, ये रहा प्रेजेंट वैल्यू, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ एनी सिक्योरिटी। किसी भी अगर प्रोजेक्ट की आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या, उसके जो भी कैश फ्लोज हैं ऑफ द नेक्स्ट ईयर के, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, और जब भी उसका टाइम पीरियड है जहां तक भी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रेज टू द पावर, अब ये पहला ईयर है तो एन, बेसिकली एन तक रेज होता है, तो 1, दूसरा ईयर 2, तीसरा ईयर 3, और एन तक जब तक उसका टाइम पीरियड है। ठीक है, दैट वुड बी प्रेजेंट वैल्यू। ये उसकी एप्लीकेशन की भी है, बॉन्ड यू परचेज 2 years ago फॉर $890। ठीक है, 890 का उसने खरीदा, इज नाउ सेलिंग फॉर $925। ठीक है, $925 का बिक रहा है। द बॉन्ड पेड $100 पर ईयर इन कूपन इंटरेस्ट, तो $100 पर ईयर, ये हमने ये ले लिया कि उसकी पर ईयर जो पेमेंट है वो $100 है। ठीक है, और जो उसने आगे इसकी डिटेल दी होगी, लास्ट डे ऑफ द ईच ईयर इंटरेस्ट इज ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच ईयर, द लास्ट पेमेंट मेड टुडे, यू इंटेंड टू होल्ड द बॉन्ड फॉर 4 more years, 4 साल तक आपने इसको होल्ड करना है, तो 1 2 3 4 ये 4 ईयर आपके वो आ गए। एंड प्रोजेक्ट दैट यू विल बी एबल टू सेल इट एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर 960, $960 का तब बिक जाएगा। तो ये उसका चौथे साल के अंदर, क्योंकि ये $100 के अलावा $960 ये भी मिलेंगे। अब चाहे तो आप इसको एनविटी ट्रीट कर दें, $100 को इसको अलग ट्रीट कर लें, इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर लें, चाहे तो इनको ऐसे अलग अलग करके प्रेजेंट वैल्यू इनकी कैलकुलेट कर लें। एनविटी करेंगे तो क्या होगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय पीवीआईएफ, टेबल से ले लेंगे आप। 4 सालों का एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहाँ है इसके अंदर। यू ऑल्सो प्रोजेक्ट दैट द बॉन्ड विल कंटिन्यू पेइंग $100 इन इंटरेस्ट पर ईयर, वो तो सेम ही देता होता है, वो चेंज नहीं होता।
given the risk associated with the bond, its required rate of return over the next 4 years is, आपका required rate of return 11.25% है, ठीक है। तो ये आ गया आपके 11.25%, क्योंकि हम इसको परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देते तो ये 100 से डिवाइड कर देते तो ये इधर आ जाएगा 0.1125, सो 1125 बेसिकली। तो यही 11.25% के हिसाब से अपने टेबल में से इसकी फिगर ले लेनी है। अब टेबल यूजुअली 0.25% के ऊपर तो कोई भी नहीं बनाता, तो इस वजह से ये आपका पीपीआईएफ के साथ कैलकुलेशन शायद नहीं होगी। तो आप डायरेक्ट इस तरह कर लें, नो प्रॉब्लम। 100 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1125 रेज टू द पावर 1, देन रेज टू पावर 2, रेज टू द पावर 3 एंड देन रेज टू द पावर 4, जिसके अंदर 100 प्लस 960 भी होगा, इस ईयर के पर आपने इस अमाउंट में इसको बेच भी देना है। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जब आपने कैलकुलेट की तो वो निकली है $935.31। और अब आपको मार्केट में कितने का मिल रहा है? जो आपने खरीदा है वो आपने खरीदा है $890 का, तो आपको डेफिनेटली इसमें बेनिफिट हो रहा है। और अभी मार्केट में $925 का बिक रहा है, तो आप अभी भी चाहें तो और खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ये आपको ज्यादा ही रिटर्न देगा, क्योंकि उसकी करंट वैल्यू $935 है, जबकि आपको ये मार्केट में इस वक्त $925 में मिल रहा है। So according to this, given the current selling price of the bond 925 related to the fair present value of 935, this bond is currently undervalued in the market. Okay, now the expected rate of return, again the interest rate an investor expects to earn on a security if he or she were to buy the security at its current market price, received all promised or expected payments on the security, and sell the security at the end of his or her investment horizon. Okay, how do you calculate the expected rate of return? This is how you calculate the expected rate of return. आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो आज मार्केट में वो जितने का बिक रहा है वो डाल देंगे कि आज मैं अगर खरीदूं को कितने का मिलेगा, 925 का, ठीक है जी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने डाल दी। अब क्योंकि आपको रेट कैलकुलेट करना है, और अब आप जो यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था उसकी जगह एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डाल देंगे। बेसिकली ये चीज आपकी मिसिंग है, एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट, ये मिसिंग हो जाएगा, बाकी सारे चीजें फिट हो गई इसके अंदर फॉर्मूले में। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इसके ऊपर एलन का फंक्शन लगाना होगा कैलकुलेटर से, तो आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो निकलेगा, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो निकलेगा 11.6%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.6 है, और आपको जो चाहिए वो आपकी डिमांड 11.25 है, तो दैट इज गिविंग यू बेटर रिटर्न, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। Market efficiency, the process by which financial security prices move to a new equilibrium when interest rates or security specific characteristics change। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको ये बात समझा दूं, ये जो बॉन्ड की प्राइस अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो अभी ऊपर एग्जांपल में भी आई थी कि बॉन्ड की प्राइस इतनी है फिर इतनी हो जाएगी, आखिर ये कौन तय करता है? कैसे तय होती है कि बॉन्ड की प्राइस ऊपर जानी है कि नीचे जानी है? ठीक है, तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक टाइम टू मेच्योरिटी, कि कितना देर रहेगी इसको मेच्योर होने में। एक और फैक्टर जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट रेट्स, मार्केट के अंदर क्या चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जो ये बात समझाऊं इसको जो मैं आपको इजी तरीके से समझा सकूं, यहाँ इसके कहीं ग्राफ भी होगा, ये आने वाली आगे बॉन्ड वैल्यूएशन के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। होता ये है कि जब भी आपके इंटरेस्ट, गवर्नमेंट अगर डिसाइड करती है कि हमने अब, जैसे कि जो फेडरल रिजर्व होता है या जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक है, वो तय करते हैं कि जी अब से जो शरह सूद है वो हम कम करने जा रहे हैं। अब से इंटरेस्ट जो है वो रेट, लेट्स सपोज पहले 10% था, हमने जी 7% कर दिया है, 6% कर दिए, ठीक है। इन दिस केस जितनी पुराने इश्यूड बॉन्ड्स हैं, जो पुरानी सिक्योरिटीज है, उनकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी, क्योंकि अगले कई सालों तक उन्होंने अभी भी वही 10% देते रहना जो उन्होंने पहले ऑफर किया हुआ है, वो चेंज नहीं कर सकते। जितने नए इशू होंगे वो 6% पे होंगे, 7% पे होंगे, उन्होंने कम देना है। इसलिए जितने पुराने इशूड हैं ऑलरेडी, उनकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे यार ये वाला मुझे दे दो, क्योंकि अगले 6-7 साल तक उन्होंने देते रहना है वही 10%, जबकि नए का पता नहीं कितने साल तक अभी वही देगा 6%, 7%। तो इसलिए पुरानों की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, तो मार्केट में जो उसकी डिमांड बढ़ जाती है इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। जबकि जो अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करे, स्टेट बैंक के जी पहले हम 5% दे रहे थे, 6% दे रहे थे, अब हमने इसको बढ़ा के 10% कर दिया है, अब से शरह सूद 10% होगी, जो भी आपकी नई इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर रिटर्न आपको 10% के हिसाब से मिलेगा। इंटरेस्ट रेट 10% हो गया, पिछला आपको मिल रहा था 6%, 7%,
आपने कहा जी कि ओहो अब तो ये अगले 7 8 10 सालों तक 6 7% ही देगा, जबकि मैं यही पैसे निकाल के अगर आज मार्केट में इन्वेस्ट करूं, नए बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं, तो वो मुझे 10% देगा। तो इसकी वैल्यू फॉरेन मार्केट में गिर जाएगी। तो जिनके पास है वो भी सस्ता बेच देंगे, जिन्होंने खरीदना था वो पुराना वाला, तो वो कहेंगे नहीं अब तो ये मुझे डिस्काउंट पे चाहिए, क्योंकि मार्केट में 10% है, यहाँ आप तो 6% मिलेगा इसके ऊपर, तो मुझे सस्ते में बेचो ये, तो फिर मैं लेने को तैयार हूँ। तो बेसिकली उसकी प्राइस गिर जाएगी। इस तरह से बॉन्ड की जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो इफेक्ट होती रहती है। इसी तरह उसकी जैसे जैसे मेच्योरिटी करीब आती जाती है, उसकी वैल्यू उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। ये भी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इसके ऊपर। तो मार्केट क्योंकि एफिशिएंसी आ रही थी कि मार्केट कितना एफिशिएंटली रिफ्लेक्ट करती है बॉन्ड की करंट रियल प्राइस जो उसकी होनी चाहिए मार्केट के अंदर, वो है मार्केट एफिशिएंसी। Now comes in the realized rate of return. ये भी हम ऑलरेडी discussed, the actual interest rate earned on an investment in a financial security. ठीक है, ये realized rate of return होता है। Realized rate of return के consider again the bond investor decision in example 3.1 and 3.2 using your original purchase price 890 and the current market price on this bond. The realized rate of return you have earned on this bond over the last 2 years is calculated as follows. कि 2 साल आपने इसको रखा है, आपने 890 का खरीदा था, 2 साल अपने पास रखा और आज 925 का बिक रहा है वो मार्केट के अंदर, तो उसकी बेसिस के ऊपर अब तक आपने रियलाइज क्या किया रिटर्न, वो आप देख लेते हैं। तो 890 का खरीदा, उस हिसाब से ये आर आपका जो रियलाइज्ड है वो आपने ढूंढना है। तो ये वाला बेसिकली ये रियलाइज्ड आर है आपका, तो ये आपने ढूंढना है। 925 का इस वक्त मार्केट में बिक रहा है, अगर आप बेच दें तो अब तक आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जो रियलाइज्ड रिटर्न है, वो 13.8% आपको, 0.08% आपको मिल चुका है इस वक्त तक पर ईयर के हिसाब से यार। ठीक है, ओके। बॉन्ड वैल्यूएशन फार्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट फेयर प्रेजेंट वैल्यू, कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू फेयर होनी क्या चाहिए, ये उसका फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है। अब इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा। बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं इस वक्त जो डिस्कस करना जरूरी है, तो दैट आके यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ हो क्या रहा है। अब जो बॉन्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके अंदर एक कूपन बॉन्ड है, ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ बॉन्ड है। कूपन बॉन्ड क्या होता है? दैट पेज इंटरेस्ट, और एक स्टैंडर्ड स्टेटेड कूपन रेट होता है जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर, जो आम एक बॉन्ड है बेसिकली, जो कि अगर मैं आपको समझा दूं कि जो आम बॉन्ड्स मार्केट में चलते हैं उनके ऊपर एक कूपन रेट लिखा होता है कि ये बैंक जो है, ये सॉरी ये बॉन्ड जो है, ये 10% या 7% या 12%, ये जितने परसेंट इंटरेस्ट देगा पर ईयर पर एनम, ये आपको इतना रिटर्न देगा। दैट इज कॉल्ड अ कूपन बॉन्ड। जो रेट उसके ऊपर लिखा हुआ है, अब ये रेट किस चीज के ऊपर मिलना है? जो उसकी फेस वैल्यू लिखी हुई है उसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं। जो उसके ऊपर उसकी फेस वैल्यू, अगर 1000 रुपए का बॉन्ड था और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि कूपन रेट 10% है, तो उसके ऊपर 100 रुपया पर ईयर 10% उसका हर साल 1000 रुपए का मिलेगा, चाहे मार्केट में वो 1200 का बिक रहा हो, चाहे मार्केट में वो 800 का बिक रहा हो। ठीक है, ये चीज क्लियर कर दूं पहले मैं। तो कूपन बॉन्ड्स बेसिकली वो बॉन्ड जिनके ऊपर कूपन रेट लिखा होता है और वही रेट उसका मिलता है। तो बॉन्ड दैट पे इंटरेस्ट बेस्ड ऑन अ स्टेटेड कूपन रेट, the interest or coupon payments per year are generally consistent over the life of that bond। ठीक है, वो consistent ही होती है over the life। ठीक है, ये चेंज नहीं होती। मूविंग फॉरवर्ड, एक जो और बॉन्ड की टाइप है वो उसे हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये वो बॉन्ड्स हैं जो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते, इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट, एनुअल जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो नहीं होती। वो जैसे मैंने आपको बताया था कि जी हर साल ये जो यहाँ पर एक हम लिख रहे थे पिछले फॉर्मूलाज के अंदर कि ये इंटरेस्ट की पेमेंट होती है हर साल इसकी, तो वो इनकी नहीं होती जीरो कूपन बॉन्ड्स की। ये सिर्फ ये होता है कि आज बेचेंगे और जो भी इसकी मेच्योरिटी है 5 साल 10 साल जितने भी टाइम की है, उसके बाद ये आपसे खरीद लेंगे और उसके बाद ये आपको आपका प्रिंसिपल वापस कर देंगे, जो फेस वैल्यू होती है। तो 1000 रुपए का बॉन्ड है तो ये आपको 5 साल बाद 1000 रुपया वापस कर देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे 5 साल तक। अब इस पे क्वेश्चन अराइज होता है, सर कोई पागल है जो ये जीरो कूपन बॉन्ड खरीदेगा? उसको तो कोई इंटरेस्ट कोई रिटर्न मिल ही नहीं रहा, तो कोई जीरो कूपन बॉन्ड क्यों खरीदेगा? कैन एनीवन गेस? यस सर, आई एम। जी जी प्लीज गेस। सर इस तरह होता है कि ये जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है ना, ये हमें डीप डिस्काउंट पे मिलते हैं। हमें यस 100 रुपए इसकी अगर पार पार वैल्यू है तो ये हमें सपोज 70-80 का मिलेगा, और जो मेच्योरिटी पे पैसे होंगे वो कैपिटल गेन होगा। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। ये जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है ये आपको डिस्काउंट पे बेचा जाता है। मतलब कि आज अगर इसको 5 साल बाद इसने आपको देना है 1000 रुपया, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आप आज कैलकुलेट कर लें
तो वो अगर निकलती है वो आज 800 रुपए, ठीक है, ये बॉन्ड आपको 400 रुपए का मिल रहा होगा, ये बॉन्ड आपको 500 रुपए का मिल रहा होगा मार्केट के अंदर। तो जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, जो आपको इंटरेस्ट देना था, उसकी जगह ये बॉन्ड आपको मार्केट में मिलेगा सस्ता। लेट सपोज 400 रुपए का बेच रहे, फेस वैल्यू उसकी 1000 रुपए है, तो जो 600 रुपया है ये बेसिकली आपका रिटर्न है, जो कि आपको मिलना 6 साल बाद। आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उस हिसाब से आपको पता है कि आज बॉन्ड की वैल्यू मेरे नजदीक इतनी बनती है, क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है मुझे इसके ऊपर, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको 500 रुपए का मिल जाए, 600 का मिल जाए, जबकि इसको 1000 रुपए मिलना है 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद। इसलिए ये भी सर बिक ये जाते हैं मार्केट में और इनकी ट्रेडिंग होती है जी। इसमें ना सर प्रेफरेंस होती है ना इन्वेस्टर की, यानी कि डिविडेंड की एग्जैक्टली, प्रेफरेंस लगा लें, किसी को डिविडेंड चाहिए, किसी को कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे यस, करना मुनासिब लगता है। एग्जैक्टली। तो हर दैट इन्वेस्टर इज द क्योंकि रीजन। डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं। जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा वो इसमें इन्वेस्ट करेगा, जिसको कूपन चाहिए कि हर साल मुझे पेमेंट मिलती रहे, वो कूपन वाले के अंदर इन्वेस्ट करेगा। एक बंदा है जिसको अभी जरूरत ही नहीं है पैसों की, तो वो कहता है ठीक है पड़े रहे, इसके ऊपर अच्छा रिटर्न मिलेगा मुझे 5 साल तक, तो दे आर फाइन विद इट। इसी तरह यस से सर, इसकी और मोस्ट ऑफ टाइप्स द भी हैं। कॉमन फैक्टर है सर, जी जी, टैक्स जो है ना मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है इस इन केस एग्जैक्टली। में बॉन्ड की बाइंग। टैक्स बहुत बड़ी चीज है, टैक्स हर चीज के अंदर डिसाइडिंग फैक्टर है। टैक्स इस चीज के अंदर भी डिसाइडिंग फैक्टर है कि कंपनी डिविडेंड दे या ना दे, और जो नहीं दे रहे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी कर रहे हैं, उसमें भी वो कहते हैं कि जी अभी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चलो हो गई, लेकिन फिर टैक्स नहीं देना हमने। अब भी अगर लेट्स सपोज फाइजर है, ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फाइजर इतनी पुरानी कंपनी, इतनी ज्यादा वो मेडिसिन वगैरह बेचते हैं दुनिया के अंदर। अमेरिका की जो फाइजर की जो बेसिकली जो कंपनी है, इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, अब इस कंपनी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स इतनी ज्यादा हो गई, उन्होंने कहा जी इतनी रिटेन्ड हम कहीं यूज ही नहीं कर सकते, तो क्या हम ये शेयर होल्डर्स को दे दें, तो उसके ऊपर टैक्स पड़ना था, ठीक है। तो उसका उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला, हम जाके ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो खरीद लेते हैं। तो दिस हैपेंस, तो कंपनीज कोशिश करती है कि टैक्स ना देना पड़े, हम यही पैसे ले जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं, और शेयर होल्डर जाकर उसके शेयर बेच सकते हैं अगर उनको पैसों की जरूरत हो तो। Please turn off your mic if anyone's mic is on. Yeah, thank you. Okay, so ये हो गया। Okay, premium bonds, a bond in which the present value of the bond is greater than its face value. अब ये बॉन्ड की टाइप नहीं है बेसिकली, ये एक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, ठीक है। ये बेसिकली बॉन्ड्स को हम दो टाइप्स के अंदर, ये दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक, ये बॉन्ड की टाइप्स नहीं है, ठीक है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। टाइप्स और है, वो मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूं अगर इसमें और दी हुई है टाइप्स तो। एक प्रीमियम के बॉन्ड जो प्रीमियम पे बिक रहा है उसे हम कहते हैं प्रीमियम बॉन्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी एक बॉन्ड आपने इशू किया, 1000 रुपया उसकी फेस वैल्यू है, और वो जो बॉन्ड है आपका, जो भी उसका इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर जो भी आपका कूपन रेट है, वो बॉन्ड इस वक्त मार्केट में बिक रहा है 1200 का। दिस इज कॉल्ड अ प्रीमियम बॉन्ड।